गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल वो साउंड्स होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं, इनऑडिबल वो साउंड्स होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं। बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास कई ऐसे सारे साउंड्स हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं बट हमें सुनाई नहीं देता। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम सिर्फ बेटा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे या इसके ज़्यादा जो साउंड्स होते हैं वो हम नहीं सुन सकते। आपको पता है जो चमगादड़ होते हैं ना, वो बेटा वो भी आपस में बातें करते हैं, ठीक है। बट उनकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है ना, याद रखना साउंड को हमेशा इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी हम पढ़ेंगे। उनकी साउंड्स की फ्रिक्वेंसी होती है हमारे रेंज से, इस रेंज से बाहर होती है, तभी हम उनकी बातें नहीं सुन सकते। एक्चुअली इवन अगर कुत्ते हैं चाहे चिड़िया हैं, अगर वो मतलब भौंकना तो नहीं कह सकता हूँ कुत्तों का, मतलब जब वो बोलते हैं एक्चुअल में वो बात कर रहे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो हमें सुनाई देता है ना, बट इनका हम नहीं सुन सकते बिकॉज इनका क्या होता है हमारी इस रेंज से बाहर आता है, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रूव दैट द ह्यूमन एयर इज नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कि एक ये बेटा प्रूव किया गया है कि हमारे जो एयर्स होते हैं वो सभी तरह की आवाज़ों का नहीं सुन सकते। इन अदर वर्ड अगर मैं देखूँ, वी कैन ओनली हेयर साउंड दैट फॉल विद एन ए सर्टन रेंज। हम सिर्फ उन्हीं साउंड को सुन सकते हैं जो कुछ फिक्स रेंज में आ रहा हो, ठीक है। अगर उस रेंज में नहीं आ रहा तो उसे बोलते हैं इनऑडिबल टू आवर एयर्स, ठीक है। वी कैन हेयर द साउंड विद एन ए फ्रिक्वेंसी we can hear the sound within a frequency of ranging this 220 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। सच वाइब्रेशन काल और इन वाइब्रेशन को बोलते हैं सोनिक वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन, क्योंकि यही इन्हीं फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन जो होते हैं हमारे कानों तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज नहीं। साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 इस काल इंफ्रासोनिक, ठीक है। याद रखना हम सिर्फ सोनिक वाइब्रेशन के सुन सकते हैं। सोनिक वाइब्रेशन वो होते हैं जो इन फ्रीक्वेंसी के बीच में मैच करते हैं। इस पे बेटा 1 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चंस इन पे आ सकता है, ठीक है। डिफाइन ऑडिबल और नॉन ऑडिबल साउंड्स, या तो राइट द फ्रीक्वेंसी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सुन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे आ सकता है कि नेक्स्ट आ सकता है कि साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड डैश, इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आर मोर देन, अगर 20 से लेस देन हो तो इंफ्रासोनिक, 20 से ज़्यादा हो तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी परसीव्स आइदर इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। हम दोनों में कोई भी साउंड को नहीं सुन सकते। हिंस दे आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स, दैट इज साउंड वी कैन नॉट हेयर। डॉग्स ऑन अदर हैंड हैव मच शार्पर हेयरिंग सिंस दे कैन हेयर विद एन। आपको पता है जो डॉग्स होते हैं वो बेटा इससे इस रेंज तक सुन सकते हैं, 50 से 45,000 हर्ट्ज तक, मतलब हमसे ज़्यादा वो चीज़ों को सुन सकते हैं। डैट इज़ वाई डॉग स्टार्ट बार्किंग एज ए वेलकम ऑफ लॉन्ग बिफोर रीच द फ्रंट डोर। यही रीज़न है कि अगर आपके घर के पास घर में कोई डॉग है और आपके घर से कितने दूर है चाहे मेहमान, अगर वो कहीं बोल रहे हैं कुछ तो डॉग दूर से ही सुन के भौंकना शुरू कर देता है, बिकॉज वो काफ़ी दूर की चीज़ों को सुन सकता है, ठीक है। ही हैज़ हेयर्ड, और क्या इवन क्या है कि वो उनके फुटप्रिंट्स जो उनके चलने की आवाज़ है उनको पहचान लेता है और भौंकना शुरू कर देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल है, मतलब कि इवन कितने सारे एनिमल्स हैं जिनके वाइड रेंज मतलब कि जैसे हमारे 20 से 20,000 है ना, किसी के मतलब कि जैसे डॉग का क्या 50 से 45,000 है ना। तो अगर बैट की बात करूँ तो बेटा बैट कैन डिटेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी, और बैट की फ्रिक्वेंसी देखो बेटा 1 लाख हर्ट्ज पे जाके वो मतलब बातें करते हैं या सुनते हैं, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी प्रिसिप्टेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब बेटा क्या है कि थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, डिफाइन थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग आ सकता है, तो उसका क्या आंसर दोगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कि वो कौन सी मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है डैट कैन बी प्रिसेप्ट, मतलब कि ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डैट कैन बी परसेप्टेड, ठीक है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की मतलब कि आप इसको इस टर्म में भी याद कर सकते हो, इस टर्म में भी याद कर सकते हो कि कितना मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे जाके हम सुन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं परसेप्टेड, ठीक है, और थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन की
जो वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग है वो 20 हर्ट्ज है। ओके, क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। लाउडनेस, व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इट प्रोड्यूस ए फीबल साउंड एंड व्हेन प्लग्ड हार्ड इट प्रोड्यूस ए लाउडर साउंड। मतलब क्या है कि अगर आप गिटार की बात करो, जब आप गिटार को आराम से हाथ चला रहे हो स्मूथली तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है और थोड़ी स्मूथली आवाज़ आ रही है, बट वो हार्डली आप चलाते हो तो आवाज़ भी तेज़ आती है और हार्डली आवाज़ आती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस ए लाउडर साउंड, इन अदर वर्ड द फर्स्ट केस ऑफ वाइब्रेशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड। मतलब क्या है कि अगर दूसरे बात में अब बेटा मैंने आपको एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बारे में बार बार नहीं बताना। एम्पलीट्यूड पता है ना क्या होता है, जितना ज़्यादा लाउडनेस होगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें पीछे पढ़ा दिया है मैंने, तो यहाँ पे हमने सीधे वर्ड्स यूज़ करना है। इन अदर वर्ड क्या बोलेंगे, फर्स्ट केस में हमने क्या यूज़ करना है, स्मॉल एम्पलीट्यूड। स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब कि स्मॉल एम्पलीट्यूड आर प्रोड्यूस इन ए सेकंड केस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड आर प्रोड्यूस, ठीक है। एक स्मॉल एम्पलीट्यूड पढ़ना है, दूसरा लार्ज एम्पलीट्यूड पढ़ना है, ठीक है। दिस मीन्स लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। याद रखना, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा लाउडनेस ऑफ साउंड होगा, जितना कम लाउडनेस ऑफ साउंड होगा। ये बेटा आप देख लेना, नॉर्मल ब्रीथिंग, सॉफ्ट विस्पर्स, नॉर्मल कन्वर्सेशन, बिजी ट्रैफिक, एवरेज फैक्ट्री, मतलब ये है डेसिमल, साउंड के डेसिमल्स होते हैं। इवन है जो आप हेडफोन खरीदते हो ना थोड़े महंगे, और उस पर ये लिखा होता है कि आप उसका डेसिमल कितना है, मतलब कि इसकी रेंज कितनी है, कितना ज़्यादा या कितना कम उसमें आवाज़ आता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारा पिच, द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ द साउंड नाउ एज पिच, ठीक है। श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड को बोलते हैं पिच, ठीक है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैन वॉइस एंड वुमेन वॉइस ऑफ द सेम लाउडनेस विद एन इवन सिंग वेदर द स्पीकर ऑफ मैन और वुमेन, ठीक है। आपको पता है हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप अपने आंखें बंद कर लेते हो और अगर सामने मान लो काफ़ी सारे आवाज़ आ रहे हैं तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो कि मैन का वॉइस कौन सा है, वुमेन का कौन सा है, बच्चा का कौन सा है, क्योंकि आपके माइंड में उनकी एक इमेज सी बन चुकी है कि ऐसी आवाज़ आए तो लड़कों का, ऐसी आवाज़ आए तो लड़कियों का, ऐसी आवाज़ आए तो बच्चों का, ठीक है। ए मैन वॉइस फ्लैट एंड हैज़ लो पिच। याद रखना, कभी भी अगर एक मैन का वॉइस होगा तो उसका क्या है कि लो पिच होता है, ठीक है। वेयर वुमेन का, अगर वुमेन की आवाज़ होती है वो श्रिल एंड हाई पिच का होता है, ठीक है। कभी भी एक लड़की की अगर आवाज़ होगी तो उसकी पिच जो होगी बेटा, ये सिस्टम होते हैं, ठीक है। उनकी जो पिच होती है वो लो होती है, वही आप अगर एक वीमेन की बात करो तो उनकी जो पिच होती है हाई पिच होती है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। हायर इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, हायर इज द पिच। याद रखना, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पिच होगा, ठीक है। पिच इज सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, वेरियस फ्रिक्वेंसी क्या ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, पिच क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, और फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर एक नंबर में पूछ ले डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी तो आपको पता होना चाहिए पिच क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, और फ्रीक्वेंसी क्या, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। अदर वर्ड्स में देखें तो हाई पिच साउंड आर क्रिएटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई पिच, आपको पता नहीं जितना ज़्यादा पिच हो उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब हाई पिच जो साउंड होते हैं वो कहाँ क्रिएट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। वही ऑब्वियसली वाई वी विसल फॉर आवर डॉग, द हाई पिच साउंड अट्रैक्ट हिम, ठीक है। अब देखो यही रीज़न है कि जो डॉग्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उसका ट्रेनर यूज़ करता है विसल में एक्चुअल क्या होता है, जब वो विसल बचाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हाई पिच साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं और डॉग्स को अट्रैक्ट करते हैं। डॉग इवन मानोगे जितनी मर्जी आवाज़ हो विसल बजाओगे, डॉग उस विसल की पिच पकड़ कर आपके पास पहुंच जाएगा, चाहे आसपास डीजे क्यों ना बज रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी पिच काफ़ी ज़्यादा होती है। You can get a special dog whistle that emit the high pitch sound at frequency, याद रखना उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज होता है। Humans can't hear it but dogs will come bounding up when the hear, मतलब क्या है कि ह्यूमंस उस पिच को नहीं सुन सकते बट डॉग्स में एक ऐसी खासियत होती है कि अगर आप उस वाले विसल को बजाओगे तो वो डॉग सुन के फटाफट आपके पास पहुंच जाएगा, चाहे आसपास कितनी भी नॉइज़ हो, कितनी भी लाउडनेस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जनरली वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ इट्स लाउडनेस
एंड श्रिलनेस क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टिम्बर। साउंड्स ऑफ सेम क्वांटिटी इंस्टेंटली पिच कैन बी डिफरेंशिएट बाय, मतलब क्या है कि अगर ऐसा कभी हो जाए कि साउंड्स ऑफ सेम इंस्टेंसी, ठीक है, और पिच, अगर कि कोई ऐसा साउंड हो जिसकी पिच ही सेम हो, ठीक है। अब मान लो कि कोई ऐसे दो साउंड पकड़ाया जाए जिनकी पिच सेम है। अब मैंने मैन और वीमेन की बात बताई थी, हाई मैन का लो होता है, वीमेन का हाई होता है, बट एक ऐसा सिस्टम आ जाए कि दोनों के सेम पिच आ जाए, तो उनको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम वेव फॉर्म की हेल्प से। किसके फॉर्म की हेल्प से? वेव फॉर्म की हेल्प से, उसको बोलते हैं टिम्बर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, लाउड होगा, या ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है? अगर वो साउंड लाउड होगा तो डिपेंड करेगा एप्टीट्यूड पे। अगर हमने लाउडनेस देखना है, ठीक है, किसी साउंड करेक्टरिस्टिक देखो, लाउडनेस देखना है तो वो हम उसके लिए एप्टीट्यूड देखेंगे, पिच देखेंगे तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी देखोगे, और टिम्बर देखोगे उसके लिए वेव फॉर्म देखोगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है म्यूजिक एंड नॉइस। वी कैन हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ सोर्स अराउंड अस। हम कई तरह के साउंड सुनते हैं, ठीक है, और हमारे आसपास काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ सोर्सेस है हमारे आसपास, ठीक है, और उनसे हम कई तरह के साउंड सुनते हैं। इवन आप कभी भी बैठे हो, अब घर में, चलो अकेले रूम में बैठे हो, अगर घर में आपके पुरानी घड़ी लगी है तो आप सारे दिन उसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, बट एक ऐसा टाइम रात को 3-4 बजे कभी उठ के देखना, जब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, आपको क्या कौन सी आवाज़ सुनाई देगी? अपनी घड़ी की कांटों की आवाज़ सुनाई देगी, टक टक टक, ठीक है। और इवन कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक ऐसा रूम बनाया है, अगर उस रूम के अंदर आप चल जाओगे ना तो आप अपने हार्ट की आवाज़ सुनोगे, आपके जो मतलब कि वेन्स के अंदर ब्लड पास हो रहा है ना, आप उसकी आवाज़ सुनोगे, आप मानोगे नहीं उस रूम को। वो साइलेंट रूम होता है, वो इतना ज़्यादा साइलेंट रूम होता है कि आप अपने शरीर के अंदर होने वाले हर एक्टिविटी की आवाज़ सुनोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उस रूम में 1 से 1.5 मिनट रह पाओगे। इतना ज़्यादा आपको अपने शरीर की आवाज़ सुन के ही इतना डर लगने लग पड़ेगा कि 1 मिनट से ज़्यादा उस रूम में नहीं रह पाओगे। वी कैन हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ सोर्स अराउंड। सम ऑफ दिस साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ प्लीजेंट्स होते हैं एयर और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। साउंड दैट आर प्लीजेंट टू एयर, अगर कुछ ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए बहुत अच्छा हो, हमें कान को और हमें बहुत अच्छा फील कराता हो, वो बोलते हैं म्यूजिक, ठीक है। ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय द रेगुलर वाइब्रेशन। म्यूजिकल साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? रेगुलर वाइब्रेशन से। ए साउंड इज नॉट प्लीजेंट, ठीक है, टू एयर, इनफैक्ट हमें इरिटेट करे। सच साउंड आर नेल्स और चौक और अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर क्लास में देखा होगा समटाइम टीचर लिखते हैं और चौक जो होता है, समटाइम क्या होता है, चौक अच्छी क्वालिटी के नहीं होती, जैसे लिखने लग पड़ो तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, और अब वो आवाज़ ना सबको इरिटेट कर देता है, ठीक है। उसके लिए फिर टीचर क्या करता है, चौक को आगे से थोड़ा तोड़ता है, फिर लिखना शुरू करता है, फिर आवाज़ ठीक आता है, ठीक है। और उनमें एक्चुअल में क्या होता है, रेगुलर वाइब्रेशंस नहीं होते, उसमें इरेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय डैश वाइब्रेशन, तो आपने लिखना है रेगुलर, और आपने अगर, ठीक है, ए इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस बाय डैश वाइब्रेशन, इसका आंसर आएगा इरेगुलर वाइब्रेशन, ठीक है। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई योर टीचर डज नॉट लाइक स्टूडेंट मेकिंग ए नॉइज ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन द पीरियड, कि टीचर्स को क्यों नहीं पसंद होता कि क्लास में आप बोलो। नॉइज इज डिस्टर्बिंग बिकॉज कॉज द लूज ऑफ कंसंट्रेशन डिकम्फर्ट। अब देखो, अब कोई टीचर क्यों नहीं पसंद करता, अगर आप क्लास में टीचर पढ़ा रहा है आप बोलो, मान लो कि आपका साइंस का लेक्चर लगा है, ठीक है, और आप कंटिन्यूस बोल रहे हो, आपको पता है ना कि एक टीचर जब पढ़ाने आपको क्लास में आता है तो ये ऐसे नहीं होता कि वो उठे और आगे, ठीक है बेटा, खुद उनको पढ़ना पड़ता है एक एक लाइन। आपको पढ़ाने से पहले टीचर 4-4 घंटे आपके सब्जेक्ट की तैयारी करता है कि एक एक छोटा, क्यों, देखो आप आगे से कौन सा क्वेश्चन पूछ लो वो टीचर को नहीं पता होता, तो टीचर 100% प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। अब मान लो एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो भी साइंस या मैथ या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और बीच में बार बार आप बोल रहे हो, उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, तो बार बार टीचर का क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ करने के लिए देखो, टीचर ये तो नहीं होता है कोई टॉपिक पढ़ाता है तो पूरा बुक से देख के पढ़ाता है, कुछ वो अपने दिमाग से, मेनली वो जो 90% पढ़ाते हैं वो अपने दिमाग से पढ़ाते हैं, बुक से जस्ट वो टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो अगर बार बार आप बोलोगे तो क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन ख़राब होगा, ठीक है। तो फिर इसलिए टीचर कभी नहीं पसंद करता कि जब भी वो पढ़ा रहे हो तो क्लास में नहीं बोलो, और बेटा हमें बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम है। जैसे आपके लिए पढ़ना मुश्किल है वैसे टीचरों के लिए पढ़ाना मुश्किल है, ठीक है।
तो एटलीस्ट क्लास टाइम में हमें चुप रहना चाहिए। हाँ, क्लास के बाद बोलो, रिसेस में बोलो, क्लास इंटरवल्स में बोलो, कोई बात नहीं, बट क्लास टाइम मत बोलो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज वाइब्रेशन वेरियस काइंड ऑफ प्रोड्यूस साउंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं वाइब्रेशन, ठीक है, और वो रेगुलर वाइब्रेशन यूज़ करते हैं, जिसको पीछे हमने पढ़ लिया। और ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, वाइन इंस्ट्रूमेंट और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।